हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और ये क्लास 10 के सबसे इजी, सबसे आसान चैप्टरों में से एक है। कुछ स्टूडेंट इससे जरूर एग्री करेंगे। और ये आसान कैसे है, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला टर्म कि आपको बेसिक्स की कितनी जानकारी है, बेसिक नॉलेज पॉलिनोमियल्स का कितना है। और दूसरा ये बात कि अगर आपको बेसिक नहीं है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं कि नहीं, क्योंकि यह वीडियो आपके बेसिक्स को, आपके पॉलिनोमियल्स को, बेसिक्स को जरूर सुधारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये आपके लेवल को जरूर ऊपर ले जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग जो है पॉलिनोमियल्स के साथ वो बैठाएगा, ठीक है। आप जान पाएंगे कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स है क्या, उसका कितना टाइप्स है, इसमें कौन कौन से टर्म इस्तेमाल होते हैं, कौन से टर्म पॉलिनोमियल्स के हैं और कौन से टर्म पॉलिनोमियल्स के नहीं हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी डाउट होंगे पहले से पॉलिनोमियल्स को लेके, वो सारे डाउट क्लियर होगा और आपको भी ये सबसे इजी चैप्टर बुक का लगने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉली का मतलब होता है बहुत और नोमियल्स का मतलब होता है पद, यानी बहुपद, ठीक है। बहुत सारे टर्म, तो बहुत सारे टर्म से आपका क्या मतलब है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2x + 3y + 5, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है स्टूडेंट। अगर लिखा हुआ है 2x² + 3x + 5, इस तरह से लिखा हुआ है स्टूडेंट। सब में क्या है, अलग अलग टर्म्स मौजूद है। सब में क्या है, अलग अलग, एक टर्म्स नहीं, बहुत सारे टर्म्स मौजूद है, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, बहुपद करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखने जाए कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स है क्या, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि a polynomials is an expression, ठीक है। A polynomial is an expression which contains two or more than two terms, ठीक है। क्या हम लोगों ने पढ़ा कि a polynomials is an expression which contains two or more than two terms, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं इसको कि वैसा व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद मौजूद हो, दो या दो से अधिक पद मौजूद हो, बहुपद कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। आशा करते हैं बात को समझ रहे हैं, ठीक है। यानी ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें दो या दो से अधिक टर्म्स मौजूद हो, वो क्या है, पॉलिनोमियल्स है। आपको बात समझ में आ रही होगी। वैसे एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से अधिक टर्म्स मौजूद हो, वो क्या है, पॉलिनोमियल्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात आता है कि अगर हम पॉलिनोमियल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसके इक्वेशन के फॉर्म में, किस फॉर्म में इसको लिखा जाता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग देखने के लिए जाए तो अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स में कुछ अलग अलग टर्म्स रहते हैं, जैसा कि अभी आपको लिखा गया था, एक दो शुरू में हमने बताया, तो उसमें x y का जिक्र किया गया था। तो कुछ जो ऐसे टर्म्स होते हैं जो x y z a b c d कुछ के साथ लगे रहते हैं, और कुछ टर्म्स जो रहते हैं सिर्फ नंबर के रूप में रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि एक टर्म लिखा गया है कि let x be a variable, n be a positive integer, as a1 a2 a3 ... an be constant, then, ठीक है, इस तरह का टर्म लिखा गया है कि यदि x एक जड़ पद, एक n एक धनात्मक पूर्णांक तथा a1 a2 a3 ... an जो है वो अचर पद हो,
तब जो एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल्स है, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट को देखने के बाद ये डर बैठ गया कि अरे बाप रे ये क्या है, कौन सा राक्षस है, कौन सा जीव है। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, ये टफ चीज नहीं है। आइए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं, ये एक्चुअल में ये चीज है क्या। ठीक है, एक्चुअल में ये टर्म है क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन लिखा गया है 4x³ + 2x² + 3x + 1। ठीक है, मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो जैसा कि हम लोग मेन टर्म देख रहे हैं, x तो यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इस्तेमाल किया गया है। तो n के जगह पे अगर 3 है तो यहाँ x की पावर n - 1 है, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2। आगे क्या है, n में से 2 घटेगा, यानी 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो गया 1। 3 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी x का वैल्यू यहाँ लिखा नहीं जाएगा। तो इसी टर्म्स को इस तरह से समझाया गया है। ठीक है, देखने में ये चीज थोड़ा पेचीदा आपको लगता है, लेकिन एक्चुअल में इसका इस्तेमाल नहीं है। एक्चुअल में आपका इस्तेमाल इस फॉर्म में है, इसलिए टेंशन लेने का कोई बात नहीं इसमें। ठीक है स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम अपने एग्जांपल के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म आपको आ गए जो आपके समझ में नहीं आएंगे। जैसा कौन सा टर्म है, एक वेरिएबल टर्म। ठीक है स्टूडेंट, वेरिएबल टर्म्स है। एक आ गया है टर्म्स कांस्टेंट। और यही दो चीज आपके पूरे पॉलिनोमियल्स में मौजूद रहेंगे। कौन कौन से, तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट। अब हम जानेंगे कि वेरिएबल्स यानी चर बोला जाता है, कांस्टेंट या जिसको अचर बोला जाता है, इसका नाम क्यों पड़ा वेरिएबल और कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, कौन सा वेरिएबल टर्म है, कौन सा कांस्टेंट टर्म है। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं 2x + 5। ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जांपल दिए 2x + 5। इसमें कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल टर्म्स है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जिसमें ABCD का कोई भी लेटर लगा हुआ रहे वह क्या है, वह हमारा वेरिएबल टर्म्स है। ठीक है, और जिसमें ABCD का कोई भी लेटर नहीं लगा हुआ है वो कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। इट मींस कि ये क्या है, कौन सा टर्म है आपका, वेरिएबल टर्म है। वेरिएबल है यानी चर पद है। और ये क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट, यह अचर पद है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल हम लेके देख सकते हैं स्टूडेंट। अगर मान लीजिए कि 2x² + 3x + 5 इस तरह का क्वेश्चन ले लिया स्टूडेंट, तो ये और ये दोनों क्या है, क्योंकि इसमें ABCD का लेटर x लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या है स्टूडेंट, तो वेरिएबल टर्म। और ये क्या है स्टूडेंट, तो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यानी अचर पद। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, क्यों हम इसे वेरिएबल कहेंगे और क्यों इसे हम कांस्टेंट कहेंगे, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है, x के वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। x का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू हमेशा वैरी कर रहा है, हमेशा डिफरेंट हो रहा है। जब हम अलग मान रखते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा वैरी करता है, डिफरेंस आता है, इसलिए इसे हम लोग वेरिएबल टर्म्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, x रखा गया है तो x का वैल्यू अगर 1 रखें तो 2 × 1 कितना आएगा स्टूडेंट, 2 आएगा। अगर x का वैल्यू 2 रखें तो 2 × 2 कितना आएगा स्टूडेंट, 4 आएगा। अगर 3 रखें तो 3 × 2 कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब है कि जैसे जैसे x का मान हम चेंज कर रहे हैं उसी तरह से इसका पूरा का वैल्यू क्या होगा, वेरी कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ तो कोई और टर्म 5 के अलावा है ही नहीं जो रख के हम मल्टीप्लाई कर सके, नहीं है, इसलिए यह हमेशा फिक्स रहेगा। और जो हमेशा फिक्स रहे वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी अचर। ठीक है, आशा करते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, ये आप आसानी से अब तक समझ चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले इसे आप नोट कर लें। चलिए स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से बेसिक टर्म्स होते हैं
जो कि एक पॉलिनोमियल्स के होने के लिए जरूरी है। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कि जो दिया गया एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, वो बहुपद है या नहीं, वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो इसके पीछे कुछ बेसिक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसका जानकारी होना आपको काफी जरूरी है। ठीक है, जैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा गया है कि इट हैज टू और मोर देन टू टर्म्स, इसमें दो या दो से अधिक पद होने चाहिए। जनरली कभी कभी ये सिंगल टर्म्स का भी होता है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। ठीक है, यानी पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें दो या दो से अधिक टर्म्स मौजूद होने चाहिए। सेकंड कॉन्सेप्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स, तो इट हैज अ वेरिएबल टर्म, इसमें एक वेरिएबल टर्म यानी जड़ पद होना चाहिए। मतलब क्या है कि इसमें हो सकता है कोई ऐसा डिजिट जरूर होना चाहिए जिसमें x y z जरूर लगा रहे, यानी ABCD का कोई लेटर लगा हुआ रहे। ठीक, तीसरे कॉन्सेप्ट में हम चलते हैं स्टूडेंट, इट हैज अ कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म भी होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म हम समझा चुके हैं, जिसका मान नहीं बदलता है, इसमें अचर पद भी रहना चाहिए। ठीक है, चौथा देखते हैं स्टूडेंट, इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यह मानक रूप यानी घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित हो। ठीक है, ये जो चीज है टर्म, ये थोड़ा सा बाद हम जब एग्जांपल लेंगे तो उसमें काफी अच्छी तरह से इसको हम समझाएंगे। यानी जनरली कहते हैं कि इसका पावर जो है वो घटते क्रम में रहना चाहिए, इसको सजाया जाता है इस तरह से। ठीक है, अगला है इट हैज अर्न्ड अ फ्रैक्शनल डिग्री। ठीक है, इसका पावर जो है, कोई भी पॉलिनोमियल्स का जो पावर हम लोग लिखते हैं इसके वेरिएबल्स टर्म का, वो फ्रैक्शन के रूप में ना होना चाहिए, यानी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला टर्म देखते हैं, इट हैज नॉट अ नेगेटिव डिग्री, कोई भी पॉलिनोमियल्स के जो वेरिएबल्स टर्म का पावर है वो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला बढ़ते हैं कि द वेरिएबल टर्म इज नॉट इन द डिनोमिनेटर, यानी जो हमारा चर पद है, वेरिएबल टर्म्स है, वो कभी भी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वेरिएबल्स टर्म इज नॉट इन द रूट, वेरिएबल टर्म जो है वो अंडर रूट, क्यूब रूट, किसी भी तरह के रूट में नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारा चर पद है वो किसी भी तरह के रूट में नहीं हो। अब हम बेसिकली अपने एग्जांपल से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और इन सभी चीजों को आसानी से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा चीज है जिससे एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड वालों का हमेशा रहता ही रहता है स्टेट बोर्ड में, और ये आज से नहीं बहुत लंबे समय से आते जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ही पूछेगा जिसमें रहता है कि क्या यह बहुपद है या नहीं है, इनमें से कौन बहुपद है या इनमें से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको जानने के लिए, उस एक नंबर के क्वेश्चन को बचाने के लिए ये बेसिक टर्म्स का जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल्स में लेकर चलते हैं स्टूडेंट कि कैसे हम पहचानेंगे कोई पॉलिनोमियल्स है, कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल्स, और इधर हम लोग सेकंड बना देते हैं नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा। सबसे पहले बहुपद कौन कौन सा हो सकता है, तो ठीक है स्टूडेंट, पहला हम चीज देखते हैं, इट हैज टू और मोर देन टू टर्म्स। ठीक है, यानी 2x + 5 3x स्क्वायर प्लस 2x + 5, या लिख सकते हैं 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x + 5। ये सभी टर्म क्या है स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसमें दो टर्म या दो से अधिक टर्म है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ अगर हम इसी को देखना चाहें कि क्या 2x पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो है स्टूडेंट्स। क्यों है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, तो 2x प्लस कांस्टेंट टर्म की जगह पे 0 है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म पे 0 है, तो इसको लिखना कैसे चाहिए हमको, 2x के रूप में ही, क्योंकि 0 को तो लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अगर मान ले स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है 5, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 5, क्या यह एक पॉलिनोमियल्स है, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल्स है स्टूडेंट। क्यों पॉलिनोमियल्स है, कि मान लीजिए कि आपको 0 × x² + 0 × x + 5 लिखा हुआ है, तो सब में 0 से गुना कर दे तो 0 बच गया कितना 5, यानी फाइनल आंसर कितना है 5। हम कह नहीं सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स मौजूद थे, लेकिन एक से अधिक टर्म्स जरूर मौजूद हुए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी क्या है, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जितना प्राकृतिक संख्या, जितना नेचुरल नंबर है, वो सभी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके अलावा आप ये लिखना चाहें
कि -2x + 5 ये पॉलिनोमियल्स है, तो जी हाँ ये भी पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि आपको भले ही x का पावर माइनस में नहीं हो सकता है, लेकिन इसके पहले जो हमारा संख्या लगा हुआ है वो निगेटिव जरूर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पूछे कि यहाँ माइनस नहीं हो सकता तो बिल्कुल हो सकता है, 2x - 5 भी क्या है पॉलिनोमियल्स है, ये भी सही है स्टूडेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इट हैज अ वेरिएबल टर्म, तो आप सभी क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या है, वेरिएबल टर्म्स x लगा हुआ है, और इसमें देखते हैं तो इसमें नहीं लगा हुआ है, फिर भी ये क्या है, तो ये हमारा जो है वो वेरिएबल है यानी चर पद है। ठीक है, तो वेरिएबल क्यों नहीं है, तो थोड़ा सा पहले अभी एग्जांपल में दिखाया कि 0 × x² भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां 0 से मल्टीप्लाई करने की वजह से वेरिएबल टर्म कितना आ गया है, 0, जिसको लिखा नहीं गया है। ठीक है, उसके अलावा इट हैज अ कांस्टेंट टर्म। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, सभी में कांस्टेंट टर्म आया था स्टूडेंट, लेकिन इस क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम एग्जांपल में बता चुके हैं कि 2x + 0 होगा, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू अगर 0 होगा तो वैल्यू 2x ही बचेगा। ठीक है, इसलिए कांस्टेंट टर्म को यहां लिखा नहीं गया है, लेकिन कांस्टेंट टर्म के रूप में इसमें 0 मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं इट हैज नॉट अ फ्रैक्शनल डिग्री। अच्छा, ये जितना भी नॉट लगा हुआ है चीज, ठीक है, ये सब आ जाता है नॉट ऑफ पॉलिनोमियल्स में। मतलब क्या है, अगर हम यहां से एग्जांपल्स में देखना चाहें नॉट एंड पॉलिनोमियल्स का, तो सबसे पहला चीज इसका जो डिग्री है वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास क्वेश्चन है 2x के पावर 3/2 + 5, ठीक है, ये पावर क्या है, फ्रैक्शनल है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। आप और भी क्वेश्चन लिख सकते हैं 3x के पावर 1/2 + 2x + 6, इस तरह से ये पावर क्या है, फ्रैक्शनल है, इसलिए यह पॉलिनोमियल्स नहीं होगा स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट हैज नॉट अ नेगेटिव इंटीग्रल, यानी नेगेटिव डिग्री, इसका घात पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर 2x के पावर -2 + 5 लिख दिया जाए तो क्या होगा, तो पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर इसी तरह से 3x के पावर -5 अब +5 लिखा जाए तो ये माइनस चलेगा स्टूडेंट, लेकिन ये माइनस पावर में माइनस नहीं चलता है, इसी को हम डिग्री कहते हैं। तो ये माइनस नहीं होगा इसके पावर में, यानी ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखते हैं आगे। द वेरिएबल टर्म इज नॉट इन द डिनोमिनेटर। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसका ध्यान रखना। आपके पास ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया जाए x + 1/x, क्या यह एक पॉलिनोमियल्स है, तो नहीं है स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ बटा में डिनोमिनेटर में हमेशा वेरिएबल टर्म आ रहा है, और जब तक ऐसा हो तब तक यह पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। आप एक और क्वेश्चन लिख के देख सकते हैं इस तरह का स्टूडेंट, तो चूंकि बटा में आ जा रहा है इस तरह से फ्रैक्शन में, इसलिए यह क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक टर्म और आया कि वेरिएबल टर्म इज नॉट इन द रूट। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको अगर क्वेश्चन दिया कि √2x + 5, तो यहां आप वेरिएबल्स टर्म को देख रहे हैं स्टूडेंट, तो x क्या में है, रूट, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि x का स्क्वायर रूट तो फाइंड नहीं होता है। x स्क्वायर रहता तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता, x बाहर आ जाता, लेकिन x बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अगर हम इस तरह से डालें कि 2√x + 5, फिर भी ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ जो हमारा वेरिएबल टर्म है, चर पद है, वो क्या में है, रूट में है। इसके अपोजिट अगर आपके पास ऐसा केस आता है स्टूडेंट 3x + √5, तो ये बिल्कुल आपका पॉलिनोमियल्स होगा। आपके पास ऐसा टर्म आ जाए स्टूडेंट √3x + 5, तो x जब रूट से बाहर है तो ये भी पॉलिनोमियल्स होगा स्टूडेंट, बट इतना केस में आपको पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। और आशा करते हैं आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि कौन सा टर्म पॉलिनोमियल्स होगा और कौन सा टर्म पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अगर पॉलिनोमियल्स नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा,
ठीक है, इसमें बिल्कुल भी टफ चीज नहीं है। आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी अपने माइंड में बैठाना है और आप आसानी से इसमें डिफरेंस पैदा कर लोगे कि हाँ कौन सा टर्म हमारा पॉलिनोमियल्स पे आ रहा है और कौन सा टर्म हमारे पॉलिनोमियल्स में नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट्स, अब कुछ समय से कुछ पीछे वाले टर्म्स में आपको एक चीज आपने गौर किया होगा, डिग्री। ठीक है, क्या है ये डिग्री? हिंदी वाले इसे हिंदी मीडियम वाले घात के रूप में कहते हैं कि डिग्री को घात बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में डिग्री काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके पॉलिनोमियल्स के लिए काफी जरूरी है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में समझ के लिए आपको डिग्री टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन डिग्री के अनुसार ही वेरीज करता है। ठीक है, तो जैसा कि इसका डिफिनीशन में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री, यानी किसी बहुपद के सबसे अधिकतम घात को, सबसे बड़ा पावर को उस पॉलिनोमियल्स का, उस बहुपद का हम लोग घात कहते हैं यानी डिग्री कहते हैं। कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं कि 2x + 5, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, 2x² + 5x + 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि 4x³ + 3x² + 2x + 1 लेते हैं स्टूडेंट। चौथा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, सिर्फ 2। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन होती है। अब इन सभी में आपको डिग्री बताना है कि घात कितना होगा, डिग्री कितना होगा। तो जैसा कि डिफिनीशन में हम लोगों ने देखा कि किसी भी एक्सप्रेशंस के सबसे जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स के एक्सपोनेंट होंगे, ठीक है, वो क्या है? पॉलिनोमियल्स है, यानी सबसे बड़ा पावर क्या है? पॉलिनोमियल्स होगा। जब भी ये पावर्स होगा तो हमेशा वेरिएबल टर्म यानी जड़ पद पे होगा। ठीक है, वेरिएबल टर्म्स पे होगा। अब वेरिएबल्स टर्म्स आप देखिए स्टूडेंट, इसमें ये है, इसका पावर कुछ लिखा हुआ है? नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1, यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इसका घात कितना हो जाएगा? तो डिग्री हो जाएगा 1। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट? इसमें आते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ कुछ नहीं है तो पावर कितना है? 1। यहाँ पावर कितना है? 2। तो सबसे बड़ा पावर कौन है स्टूडेंट? 2 है। सबसे बड़ा पावर कौन है? 2 है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा स्टूडेंट? डिग्री हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। सबसे बड़ा पावर कौन है स्टूडेंट? जी हाँ, बिल्कुल सही, 3 है। तो यहाँ से डिग्री घात कितना हो जाएगा इसका? 3। अब इस क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बतलाना है कि इसका पावर डिग्री कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ क्या कोई वेरिएबल्स टर्म नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके पहले कोई भी संख्या हुआ होगा, मान लेते हो संख्या a होगा और x के पावर 0 हो गया होगा और +2, तो 0 पावर हो गया, या इस तरह से लिख सकते हैं कि 0 × x⁴ 1 2 3, कुछ भी करें उसका वैल्यू कितना आ गया होगा? 0। आप एक चीज माइंड में बैठा लीजिए कि जब भी कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है, ध्यान रखिए, जब भी कोई अचर पद आता है, कांस्टेंट टर्म आ जाता है, तो हमेशा उस केस में उसका डिग्री कितना होता है? तो डिग्री होता है 0। आशा करते हैं स्टूडेंट आप इस चीज को, डिग्री के टर्म को आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आप हमेशा इस बात को माइंड में रखें कि किसी भी एक्सप्रेशंस का, पॉलिनोमियल्स का सबसे बड़ा पावर जो है वो उसका डिग्री कहलाएगा, घात कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको नोट्स कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पॉलिनोमियल्स में 2 चीजों को अच्छी तरह से गौर किया। पहला चीज हमने बार बार जोर दिया कि कोई भी पॉलिनोमियल्स में टर्म्स इंपॉर्टेंट होता है, यानी पद इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसके डिफिनीशन में ही बताया गया कि पॉलिनोमियल्स हम कहते हैं कि इसमें है तो जिसमें 2 इसको है, जिसको हमें 2 या 2 से अधिक टर्म्स मौजूद हो। लेकिन इसमें आपने अभी देखा कि डिग्री के बारे में,
और डिग्री भी मैंने बताया कि यह काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। यानी आपको टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है और डिग्री भी इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का यूज आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में होने वाला है, क्योंकि जब हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, इसका जब हम टाइप्स पे आते हैं स्टूडेंट, तो इसको दो टाइप्स के आधार पर हम लोग बांटते हैं। पहला टाइप, ठीक है स्टूडेंट, पहला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टर्म्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टर्म, यानी पदों के आधार पर, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री, घातों के आधार पर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दो तरह से बांटे जाते हैं, बहुपद के प्रकार दो तरह से हम निकाल सकते हैं। पहला है इसके टर्म्स के आधार पे और दूसरा है इसके डिग्री के आधार पे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसके टर्म्स के आधार पर देखें, ठीक है, तो इसको हम जनरली, ठीक है, हमेशा नहीं, जनरली हम इसको तीन टर्म्स में बांट सकते हैं। पहला होता है मोनोमियल, यानी एक पदी। दूसरा होता है बाइनोमियल, यानी द्विपद, यानी दो पदों वाला। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, यानी त्रिपद, तीन पदों वाला, ठीक है। जनरली ऐसे इससे ज्यादा टर्म्स के भी हो सकते हैं, ज्यादा टर्म्स के हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इतने के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम आए इसके डिग्री के आधार पर डिवाइड करने के लिए, तो इसमें काफी सारे टर्म्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला टर्म्स क्या आता है, पहला क्या आता है, तो हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा क्या आ जाता है स्टूडेंट, दूसरा हमारा आ जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं, सॉरी, जिसको हम लोग रैखिक बहुपद के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है ये अचर बहुपद हो जाएगा, यानी शून्य बहुपद भी इसको बोलते हैं। थर्ड पे आ जाता है स्टूडेंट, तो सबसे पहला है कांस्टेंट, सेकंड है लीनियर, थर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब द्विघात बहुपद। इसके बाद फोर्थ में हम देखते हैं स्टूडेंट, तो द्विघात बहुपद के बाद आ जाता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे स्टूडेंट। पहला अगर बेसिस डिग्री के आधार पर देखा जाए तो पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, थर्ड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और फोर्थ आ जाता है स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और अगर टर्म्स के आधार पर देखा जाए तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स आता है स्टूडेंट, ठीक है। इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स, आशा करते हैं जितने टर्म्स आज आपको समझाए गए होंगे आप उसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सभी चीजों को बारीकी से आप एक एक चीज को नोट्स अच्छी तरह से कर लीजिए, सभी को रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा तो उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी जितने भी टाइप्स अभी हमने देखे बोर्ड पे लिखा गया था, उन सब के बेसिक डिटेल्स को हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए स्टूडेंट, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करना नहीं भूलें स्टूडेंट्स, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को हमारे अपने चैनल पर जोड़ने की कोशिश करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियोस को देख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।